लोग तो भीड़ लगा के, पुलिस लगा के, पैसे दे करके और जबरिया लोग ले जाते हैं कि आप चलिए नहीं तो आपका राशन कार्ड ख़त्म हो जाएगा, आप चलिए नहीं तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो भी नहीं भीड़ जाती। अभी माननीय बहन जी खड़ी हो जाए और कह दें कि फला तारीख को मीटिंग करना, सब लोग आओ, पूरा प्रदेश जाम हो जाए। लेकिन जनता को आज परेशानी है, आज उसको भूख लगती है, रोटी चाहिए। मेरे घर में कोई बीमार है, मुझे इलाज चाहिए। मेरा भाई बेरोज़गार है, मुझे रोज़गार चाहिए। तो अब सवाल ये कि खाली मैं इन महापुरुषों का नाम लेकर के सरकार नहीं बना पाऊँगा। इतने हॉस्पिटल्स माननीय बहन जी के ज़माने में बने, यहाँ से लेके आप चले जाइए बलिया के बॉर्डर बिहार का जहाँ हमारा लगता है, और लेके चले जाइए नोएडा तक चले जाइए। अनेकों स्कूल, अनेकों हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े संस्थान बनवाए, बड़ी बड़ी कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बनवाई। ये जो एक्सप्रेस वे की आज हम बहुत चर्चा कर रहे हैं ना यूपी में, अरे भाई एक्सप्रेस वे का जन्मदाता, एक्सप्रेस वे का इस प्रदेश में पहली बुनियाद रखने वाली माननीय बहन जी है। जब इस देश की, प्रदेश की जनता जानती भी नहीं थी कि एक्सप्रेस वे होता क्या है। नमस्कार, आदाब। अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव मात्र कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां लगातार रैली कर रही हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हम भी तमाम जगहों पे जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, जनता से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो जनता के मुद्दे हैं वो जनप्रतिनिधियों के समक्ष रख सकें और उनकी क्या मंशा है, किस मोटो को लेकर के वो चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, जनता को भी अच्छी तरह से ये पता चल सके। ऐसे में पहुंचे हैं आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक, लगातार 2 बार से विधायक हैं, शाह आलम गुड्डू जमाली साहब के पास, और उनसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के बारे में उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बसपा की इस बार की क्या रणनीति है और क्या ऐसा खास होने वाला है मुबारकपुर विधानसभा में कि आप लगातार वहां से तीसरी बार विधायक चुने जाएं और हैट्रिक पूरी करें। तो देर ना करते हुए सबसे पहले सर स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। सर, क्या रणनीति है इस बार? जैसे तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सक्रिय रूप से जनसभाएं कर रही है, रैली कर रही है। अभी हालिया राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया गया है और वहीं अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में सक्रिय हैं। एक योगी के गढ़ में दहाड़ रहा है तो दूसरा सपा के गढ़ में दहाड़ रहा है। तो ऐसे में जो बसपा का दावा है कि हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे अकेले और सत्ता में आएंगे, मैं इसकी हकीकत आपसे जानना चाहता हूं कि कितना मुतमईन है इस चीज़ को लेकर के आप? नहीं, इसमें नया क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने एम्फेसाइज करके कहा कि बसपा कहती कि हम 403 पे लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। इसमें नया क्या है? अरे भाई, जैसे तमाम पार्टियां सर लगातार गठबंधन कर रही हैं छोटे छोटे दलों से, बसपा ने एकदम किनारा किया। मैं उसी का जवाब देने जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दे दें आप जी। पहले भी हम अकेले लड़े, पहले भी हमने 2007 में अकेले लड़के अपने पूरी दम पर बहुमत की सरकार बनाई थी। तब भी लोग कहते थे कि नहीं बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। तब भी हमने साबित किया कि जो माननीय बहन जी कहती हैं वो करके हमने दिखाया। देखिए, ऐसा नहीं है, गठबंधन तो भाई ठीक है, जिसको जो जो अपने को कमज़ोर महसूस करता है वो गठबंधन करता है। लोगों को बौखलाहट है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, तो वो इधर उधर दौड़ रहे हैं कि भाई कहीं से भी सहारा मिल जाए। हम ये कहते हैं और हमारी नेता ये कहती हैं, माननीय बहन जी कहती नहीं है, बल्कि आप अगर ईमानदारी से आकलन करेंगे तो आपको यही लगेगा कि जितना बड़ा हम लोगों का बेस है उतना किसी के पास नहीं है और हम लोग जनता से सीधा गठबंधन कर रहे हैं। हमारी नेता माननीय बहन जी सीधा जनता से गठबंधन कर रही हैं। हम लोग ज़मीन पे जा रहे हैं और ये हकीकत मैं बता रहा हूँ कि मैं पिछले 15 दिनों से एक एक गांव, एक एक मोहल्ले, एक एक गली में दौड़ रहा हूँ और मैंने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि हमने 12 से 17 की भी सरकार देखी है और 17 से ये 22 भी हम देखने जा रहे हैं। अब ऑलमोस्ट एंड है। योगी जी और अखिलेश जी की दोनों की सरकार हमने देख ली है और हमने माननीय बहन जी की भी सरकार देखी थी 7 से 12 की। लोगों को ये कहना है, पूरी जनता ये कह रही है कि सबसे बेहतर तीनों में अगर किसी ने सरकार चलाया हर लिहाज से, चाहे वो डेवलपमेंट रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर रहा हो, लोगों का बेरोज़गारी में लोगों को नौकरी देने का काम रहा हो, विकास का कार्य रहा हो, उसमें सबसे अव्वल नंबर है माननीय बहन जी। और आप देखेंगे
कि चूँकि मैं आपको एक बात बताऊं, उनमें और हम में फ़र्क क्या है ये भी एक आपको मैं बताना चाहता हूं। बसपा बेसिकली, बसपा इज़ ए मिशन। वी आर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट वी आर ए मिशन, आफ्टर दैट यू कैन से दैट वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी आल्सो। ठीक है, हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं और हमारी सरकारें बनती हैं, तो ठीक है, हम पॉलिटिक्स में हैं और एमएलए एमपी कहे जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, ऑफ कोर्स है। लेकिन पहले ये एक मिशन है। हमारा कार्यकर्ता बाई नेचर एक मिशनरी है। मिशनरी होने के नाते वो सड़क चौराहे चट्टे पे खड़ा होकर बहुत हल्ला नहीं मचाता, बहुत मार झगड़ा नहीं करता है। इसलिए लोगों को लगता है कि बसपा के लोग बहुत कम हैं या नहीं बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज़मीन पे सिर्फ और सिर्फ बसपा है। आप देखिएगा कि नतीजे इतने चौंकाने वाले होंगे कि जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं लोग। लेकिन यही फैक्ट है कि वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन 22। दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द रियलिटी। आप अपनी पार्टी का कुछ ऐसा काम जो हुआ है विकास का वो बताएं जो 2007 से 12 तक हुआ है, क्योंकि 22 चल रहा है सर, 22 का चुनाव का माहौल चल रहा है और बात हो रही 12 से 17 के बीच की। तो क्यों ना बसपा के भी उन कामों की या कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए जिसको आप लोग कभी प्रचार में नहीं लाते हैं, जिनकी बातें नहीं होती। अब आपने एक बात छेड़ दी, तो मैं कह रहा हूँ आज सबसे बर्निंग टॉपिक है आज का कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं जी। दूसरी तरफ सपा वाले भी ये कहते हैं कि ये हमारा एक्सप्रेसवे है और हमने बनवाया है। ये बात सही है, जो सच है उसको एडमिट करना चाहिए कि उसका इनिशिएशन, उसका काम जो है अखिलेश जी की सरकार में हुआ और अच्छा काम था, सराहनीय काम था और काफ़ी हद तक वो प्रोग्रेस भी हो गया था, ऑलमोस्ट 50%। उसके बाद ये भी एक अच्छी बात है कि इस सरकार ने उसको रोका नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं डाली, उसको कोशिश करके पूरा किया। मगर एक मैं और बात इसके साथ जुड़ी हुई कहना चाहता हूँ, जो लोग नहीं जानते, ये मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको ज़रूर दिखाइएगा मेरी इस बात को। ये जो एक्सप्रेसवे की आज हम बहुत चर्चा कर रहे हैं ना यूपी में, अरे भाई एक्सप्रेसवे का जन्मदाता, एक्सप्रेसवे का इस प्रदेश में पहली बुनियाद रखने वाली मान्या बहन जी है। जब इस देश की, प्रदेश की जनता जानती भी नहीं थी कि एक्सप्रेसवे होता क्या है। मैं आपको बताऊं, नोएडा में महामाया ब्रिज से लेके परी चौक तक अगर आप चले जाएं तो सबसे पहला प्रदेश में यही एक्सप्रेसवे बना था। जब हम लोग भी उतना जागरूक नहीं थे तो हम लोगों को ये बताया जाता था कि भाई ये इस तरह से रोड पे चलेगी गाड़ी, 6 लेन होगा, फला होगा, डिमा होगा। तो ये सबसे पहले इसमें अगर कुछ इस प्रदेश में विकास की जो लोग बात करते हैं, इसके जन्मदाता बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन जी हैं। उसके बाद जब हमारी दोबारा सरकार आई तो वहाँ से लेकर के और आगरा तक मान्या बहन जी ने बहुत लंबा उस वक्त का एक्सप्रेसवे था वो बनवाया। तो ये देखिए, अब यही फ़र्क है, जिस पार्टी ने इतना काम किया वो अपना उतना बहुत मजबूती से उसका बात नहीं कहती, ना उसको बेचने का काम करती। बेचने का मतलब कि हमने कुछ किया तो हम उसको बार बार कह करके उसको जनता से उसका लाभ लेना चाहते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। दूसरे लोग थोड़ा करते हैं, ज़्यादा बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है, मान्या बहन जी एक ऐसी नेता हैं जो करने में विश्वास रखती हैं और वो करके बहुत ज़्यादा उसको कहती भी नहीं है कि मैंने ये किया। इतने हॉस्पिटल्स माननीय बहन जी के ज़माने में बने, यहाँ से लेके आप चले जाइए बलिया के बॉर्डर बिहार का जहाँ हमारा लगता है और लेके चले जाइए नोएडा तक चले जाइए, अनेकों स्कूल, अनेकों हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े संस्थान बनवाए, बड़ी बड़ी कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बनवाई। लखनऊ में ही कायम है यूनिवर्सिटी, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, उन्हीं के ज़माने इतिहास में पहली बार अगर कोई दल, कोई नेता ने मुसलमानों के बारे में सोचा। हालांकि हमारा दल, देखिए, हम लोग कोई धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं करते, हम भी नहीं करते, हमारी नेता भी नहीं करती। कभी भी बहुजन समाज पार्टी की यही क्रेडिबिलिटी है कि हमारी नेता ने कभी नहीं कहा कि धर्म के नाम पे एक, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ ट्रूथ, हमारे बीजेपी और सपा की क्या कहानी है। एक हमारा भाई हिंदू करता है, दूसरा मुसलमान करता है। ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं चुनावी मौसम में कि वोट पोलराइज हो जाए। वो हमारी मेरिट डिमेरिट पे चुनाव नहीं लड़ते कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, क्या दो। तो कोई कभी कोई भाषा बोलेगा,
कोई कभी कुछ ऐसी बातें बोल देगा जिससे किसी भी तरीके से पोलराइजेशन हो जाए और दोनों उसका लाभ ले सके अपनी अपनी जगह पे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सिक्के के एक ही सिक्का है, दोनों उसके दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। वो भी हिंदू हिंदू करके मदद करते हैं, सपा को पोलराइज करते हैं एक समाज को, और ये भी मुसलमान मुसलमान करके पोलराइज करते हैं ताकि दूसरा हमारा बहुसंख्यक भाई पोलराइज हो जाए। लेकिन माननीय बहन जी ने कभी इस आधार पर राजनीति नहीं किया। माननीय बहन जी ने हमेशा कहा कि इस प्रदेश में रहने वाली 24 करोड़ जनता सब मेरी है, वो मेरा परिवार है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, सब मेरे हैं। और जब उन्होंने सरकार में वो आई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 7 से 12 में, तो उन्होंने कहा नहीं करके दिखाया, हर समाज का हर तबका खुश था, हर आदमी संतुष्ट था। आज वही लोग दोहराते हैं कि हमने सबको देख लिया, तीनों को देख लिया, और हमारा ये मानना है कि माननीय बहन जी से बढ़िया कोई सरकार नहीं चलाता। आप देखेंगे बहुत टाइम बहुत कम रह गया है, इट इज़ अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स, आप देख लेंगे, और बहुजन समाज पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहना है? क्योंकि हम जब भी आम जनता से बातचीत करते हैं तो उनका ये कहना है कि 17 में हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मौका दिया था कि अपराध और भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पे पहुंच गए थे। कमोवेश अब जनता का कहना है कि हमें निराशा ही हाथ लगी। जहां भी हम बात कर रहे हैं, कुछ जगहों पे बातें हो रही हैं कि हमें भी सरकार में निराशा हाथ लग रही है। तो क्या माना जाए कि जब कंपैरिजन होता है पिछले 15 सालों का, तो लोग ये कहते हैं कि जो 2007 से 12 तक का कार्यकाल था, कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 था और बहुत सारे काम भी हुए। तो क्या माना जाए सर, बसपा इस बार चुनाव में कुछ ऐसा करेगी जो साइलेंट किलर के तौर पे उभर करके आएगा? नहीं, मैं आपको तो पहले धन्यवाद दूंगा इसके लिए। देखिए, आपने बड़ी ईमानदारी से ये बात कही, आई एम थैंकफुल टू यू कि जनता ये बात कह रही है कि हमने 17 में इसलिए सत्ता को हस्तांतरित किया बीजेपी को कि वो लोग परेशान थे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो शासन था उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेके, या और कोई और सारे मुद्दे थे उस वक्त, और उन्होंने विकल्प के रूप में भाजपा को चुन लिया। अब वही लोग ये कहते हैं कि भाई हमको से गलती हो गई, और वही लोग ये कहते हैं, मैं यही आपसे अभी कह रहा था ना कि वही लोग ये कहते हैं कि यार इन तीनों में बेहतर बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। हम लोग जब जाते हैं गांव-गांव में, अभी लोगों को लगता है, बहुत से लोग कहते हैं चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे बैकवर्ड हमारा भाई हो, सारे लोग हम तो घूम रहे हैं ना, और हर जगह हम लोग जाते हैं, समाज में रहते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है, लोगों का माइंड रीड किया है कि जो लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कहते हैं बैकवर्ड हमारा है, कोई कहता है हम ऐसा कर देंगे, सब एक तरह, ये सब मिथ्या है। आप देखिएगा, ये सारे के सारे लोग मन बना रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को वोट करने के लिए, और सिर्फ यही बात है कि मेरिट के आधार रही है। वो जो मेरिट है वो बहन जी को सपोर्ट कर रही है कि नहीं, शी इज़ द बेस्ट लीडर इन द स्टेट एंड शी डिज़र्व टू बिकम द 5th टाइम CM। ये यही है, यही ट्रूथ। सर, आप शिबली कॉलेज के मैनेजर भी रहे, और अभी जैसे हालिया राजकीय विश्वविद्यालय का जो यहाँ पे शिलान्यास हुआ है, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, उसमें सर जो विश्वविद्यालय के नाम को लेकर के अब कंट्रोवर्सी हो रही है। लोग कह रहे हैं कहीं अल्लामा शिबली नोमानी नाम होना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, महापंडित राहुल संकृतायन के नाम पे होना चाहिए था, या आचार्य चंद्रबली पांडे के नाम पे होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है सर कि इसमें भी क्या विश्वविद्यालय को भी चुनावी अखाड़ा बना दिया गया है महाराजा सुहेलदेव के नाम को लेकर? देखिए, मैं इसमें बहुत ईमानदारी से अपना व्यू रख रहा हूँ, ये मेरा इंडिपेंडेंट व्यू है। पहले तो मैं इस काम की सराहना करता हूँ। मेरी राजनीति का तरीका दूसरा है, मैं कभी भी किसी का विरोध के लिए विरोध नहीं करता। जो अच्छा काम है उसे मैं अच्छा कहता हूँ। मैं योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे ज़िले में यूनिवर्सिटी बनवाई। ये एक अच्छा बड़ा काम है, इससे बहुत अपलिफ्टमेंट होता है पूरे समाज का। ये खाली आजमगढ़ का नहीं है, जी, पूरे पूर्वांचल के बच्चे उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि इट इज़ ए ग्रेट जॉब। अब रही दूसरा सवाल, आपने कहा नाम को लेकर के। ऑफ कोर्स, बियॉन्ड एनी डाउट, पंडित राहुल संस्कृतायन जी या अल्लामा शिबली नोमानी जी, या आपने एक और नाम लिया, ये आचार्य, ये सारे लोग आजमगढ़ की धरोहर हैं। ये आजमगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए एक धरोहर थे, एसिड्स थे।
मगर मैं एक बात और भी कहूँगा इसके साथ कि जो वो सुहेल देव साहब के नाम पे रखा है, वो भी एक बहुत ही वो ही वॉज ऑल्सो एसिड्स फॉर द कंट्री, वो भी बड़ा नाम था, बड़े लोग थे। तो इसलिए नाम का बहुत विवाद नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो सरकार ने उचित समझा उसका नाम दिया, ठीक है, सुहेल देव साहब के नाम पे रखा, वो भी सम्मानित है, उनका हम सम्मान करते हैं। तो ये कोई विवाद की वजह नहीं होनी चाहिए मेरे नज़दीक। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कहता हूँ कि मेरे नज़दीक इस बात पर मैं ये मानता हूँ कि ये इसका तो चर्चा ही नहीं होना चाहिए कि उनके नाम पे क्यों रखा और उनके नाम पे क्यों न रखा। अरे भाई, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, सरकार को लगा कि नहीं भाई इनके नाम पे ये होना चाहिए, उन्होंने रख दिया, ये उनका प्रोरोगेटिव था। एक चीज़ बनी, एक चीज़ का शिलान्यास हुआ यूनिवर्सिटी का, ये बड़ी बात है। हम इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। और सर, चुनाव जब होता है तो लोग तमाम विकास की बातें करते हैं, तमाम मैनिफेस्टो में जनता के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की बातें होने लगी हैं। तो क्या लग रहा है सर, इस बार चुनाव में भी इस तरह के जो कार्ड खेले जा रहे हैं उससे क्या होगा? अब देखो, यही हमारे प्रदेश को इस वक्त सख्त जरूरत किस चीज़ की? अब मैं आपको एक बात बताऊं, यही तो बात है ना जी, यही बात है। सच्चाई ये कि ये जितने भी नाम आप ले रहे हैं सब आदरणीय हैं, सबका इस कंट्री में एक बड़ा योगदान रहा है, ये हमारे धरोहर हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि ये हम चुनाव में ही क्यों इनको याद करते हैं, ये आप समझिए कि ये हमारे धरोहर हैं, ये रहेंगे, इतिहास में इनके नाम दर्ज हैं, ये अमर लोग हैं। लेकिन अब यही मैं अब ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन सत्यता ये है कि हम इनको वैसे नहीं याद करते पूरे 5 साल, लेकिन जब चुनाव हमारे सर पे खड़ा है तब हमको सारे लोगों की याद आ रही है, किसी को किसी की याद आ रही है, किसी को किसी की याद आ रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये इसीलिए आ रही है कि हमने 5 साल से अगर हम पूरे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते तो हम ये तो आदरणीय हैं ही हैं, इनका नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। जो आदरणीय हैं उनका नाम एक नहीं, आप 100 बार लीजिए, मगर इनका नाम हम चुनावी मंचों से इसलिए लेते हैं कि शायद उनके फॉलोअर या उनको मानने वाले लोगों को हम दिल दिमाग से उनको इमोशनल करना चाहते हैं और उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपने कर्मों पे भरोसा नहीं है, आई मीन कि मेरिट पे भरोसा नहीं है। हमें ये लगता है कि हम यार 5 साल चूक गए काम करने में और हम तो फेल हो गए, अब शायद यही महापुरुष हमको मिलके बचा लें। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, वो तो आदरणीय, हमारे भी आदरणीय है ना, ये सारे नाम हमारे लिए आदरणीय हैं, हम सबको सलाम करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन जनता को आज परेशानी है, आज उसको भूख लगती है, रोटी चाहिए। मेरे घर में कोई बीमार है, मुझे इलाज चाहिए, मेरा भाई बेरोज़गार है, मुझे रोज़गार चाहिए। तो अब सवाल ये कि खाली मैं इन महापुरुषों का नाम लेकर के सरकार नहीं बना पाऊँगा। आई एम कॉन्फिडेंट कि ये लोग ज़रूर ये पत्ते खोल रहे हैं अपने, लेकिन इससे चाहे जो भी दल ये काम कर रहे हैं उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली मेरिट के आधार पे ही, पता नहीं क्यों मैं देखिए यहाँ से 3 चुनाव लड़ा हूँ, मैं पार्लियामेंट भी लड़ा था 2014 में और 2 बार विधायक हुआ आप लोगों की दुआओं से। तो मैं ये तीसरे चुनाव में और चौथे में एक बहुत अंतर महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ कि जब ये बड़ा अंतर महसूस कर रहा हूँ कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि समाज का हर तबका ये कहता कि नहीं भैया, हमको तो यार वही मायावती ही चाहिए और बहन जी की ही सरकार बढ़िया थी, उन्होंने बहुत, गरीब आदमी जो बोलता है अपनी ज़बान में कि वो बहुत अच्छा काम कैली, हमन बहुत संतुष्ट रहे। तो ये मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द मेरिट, ये मेरिट इसको हम कहते हैं। तो ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फिर मैं कहूँगा कि ये पत्ते खोले जा रहे हैं, ये नाम लिए जा रहे हैं, मगर इससे उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है पूरी तरह से, और आप देखेंगे, मैं फिर कहूँगा कि चूँकि बसपा एक मिशनरी पार्टी है, इसके कार्यकर्ता मिशनरी हैं, बहन जी के काम करने के तरीके अलग हैं, हम लोगों के काम करने के तरीके अलग हैं, हमारे जो संगठन के लोग हैं उनके अलग हैं। हम लोग माननीय बहन जी के निर्देशों पे काम करते हैं, वो समय समय पर हम लोगों को बुला के कैडर भी देती हैं, मीटिंगें भी करती हैं, बहुत हल्ला नहीं करती हैं। ज़रूरत पड़ती है जब बहन जी खड़ी होती, मैं कहना नहीं चाहता किसी पे कमेंट करता हूँ, लोग तो भीड़ लगा के, पुलिस लगा के, पैसे दे करके और जबरिया लोग ले जाते हैं कि आप चलिए नहीं तो आपका राशन कार्ड ख़त्म हो जाएगा, आप चलिए नहीं तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो भी नहीं भीड़ जाती। अभी माननीय बहन जी खड़ी हो जाए और कह दें कि फला तारीख को मीटिंग करना, सब लोग आओ, पूरा प्रदेश जाम हो जाएगा।
पिछली बार बहन जी ने मीटिंग किया था, जो अभी ये परिनिर्वाण दिवस हमारा लखनऊ में था, माननीय बहन जी ने खुद मैं से कहा, हम लोगों की मीटिंग ले रही थी कि देखो भीड़ तुम लोग ज़्यादा मत लाना, कोरोना काल चल रहा है, हमें अपने लोगों की भी और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की भी, सेहत का भी ध्यान रखना है, उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना है, इसलिए मुख्तसर थोड़ी भीड़ ले आना, थोड़ा थोड़ा एक एक गाड़ी दो गाड़ी से लोग आ जाएं और एक छोटा मोटा कार्यक्रम हो जाए, छोटा मोटा कार्यक्रम। वहाँ भी कम से कम 2 लाख लोग जुट गए थे, छोटे मोटे में। रोकने के बाद हमारे यहाँ तो ऐसी हालत थी इस ज़िले में कि लोग पागल थे कि पैदल चले जाएंगे अगर बस नहीं मिलेगा। तो यही फ़र्क है दूसरे और बहुजन समाज पार्टी में। सर, आजमगढ़ को लेकर एक सवाल ले लेते हैं कि 2012 के चुनाव में आप इकलौते विधायक थे जिले से 10 सीटों में, 2017 के चुनाव में 4 हुए बसपा के विधायक, इस बार का क्या आंकड़ा है सर? आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। नहीं, जिम्मेदारी मिली है, हम लोग पूरी ताकत से उसका निर्वाह कर रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में हम लोग दौड़ रहे हैं और देख रहे हैं जहाँ जहाँ हो रहा, अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपने दल की बात समझा रहे हैं, अपनी पॉलिसी को बता रहे हैं। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 1-2 सीटों की बात नहीं करता। जो हम लोग पिछली बार 4 सीट जीते थे, ये नंबर्स बढ़ के 6-7 पे पहुँच जाएंगे। 6-7 पे जाएंगे। हाँ। और मुबारकपुर को लेकर के मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूँ सर, क्या इस बार हैट्रिक पूरी होगी? इंशाअल्लाह मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मैं हालांकि मुबारकपुर एक बहुत बड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है जी, मगर मैं कभी धर्म और जाति के आधार पर मैंने राजनीति नहीं किया। मैंने कभी किसी मंच से खड़े होकर ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे वोट दे दो। मुझे अपने कर्मों पे पूरा भरोसा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं ये मानता हूँ, ऊपर वाला जानता, अल्लाह जानता, ईश्वर जानता है कि मैंने इस राजनीति को, इस एमएलएशिप को एक कार्य खैर समझ के, समाज सेवा एक सोशल वर्क समझ के किया है। हर दुख दर्द में मैं लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ और ऊपर वाला चाहेगा तो अब इज्जत जिल्लत उसके हाथ है। अब जनता की अदालत में जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे और मुझे उम्मीद है कि इतनी बेअंदाकार नहीं है, मैं जीतूंगा, बड़े मतों से जीतूंगा। मुबारकपुर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है जहां से आप चुनकर आते हैं, उनकी तमाम समस्याएं, हालांकि सरकार आपकी नहीं है, 2 बार से आप लगातार विधायक हैं। मैं चाहूंगा कि आप जनता को बताएं कि उनकी समस्याओं को, या आपके विधानसभा क्षेत्र की कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने करवाए हैं सरकार के सामने प्रस्ताव रख करके, या जो बुनकरों की समस्याएँ हैं या आम जनता की आपके विधानसभा क्षेत्र की समस्याएँ हैं उनको आपने सरकार के समक्ष रखा। जब से मैं विधायक बना 2012 से जी, आपने जो बात कही कि जैसे मैं विपक्ष में ही हूँ, उस वक्त भी मैं विपक्ष में था, सपा थी, अभी भाजपा है जी। मैं ही वो विधायक हूँ जिसने वहाँ के सारे मुद्दे को पूरे जोर शोर, पूरी ताकत से, पूरे सलीके से समाज सदन में रखने का काम किया और सरकार को ये मजबूर किया समय समय पर कि वो उसको सुने और उस पर अमल करे, और अमल हुआ भी। ये जो बस स्टॉप आप देख रहे हैं, जो बस जो बना है बस डिपो, ये मैंने ही रखा था और पूरी चर्चा इस पे हुई थी। पूरे तरीके से मैंने इसको सदन में रखा, सदन ने गंभीरता से लिया इसको, मंत्री ने भी गंभीरता से लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, कभी विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारी बात सुनी, उसको नोट किया, उन्होंने हमसे कहा तुरंत कि नहीं शालम साहब हम इसको कराते हैं, वो बना। दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी मैं पिछली बार बोल रहा तो माननीय मुख्यमंत्री थे, मैंने उनके सामने भी बात कही, उन्होंने भी नोटिस लिया, नोट किया है और उसका असर भी है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो चल नहीं पाए, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी यथाशीघ्र वो भी चल जाएगा। पिचरी में एक बन के विद्युत केंद्र पड़ा था, 10 साल से पड़ा था, पैसा लग गया, सब कुछ हो गया, करोड़ों करोड़ों रुपए लग गए, लेकिन मैं सरकार को शुक्रिया अदा करूँगा। कोई भी हो जो अच्छा काम करता है उसे कह देना चाहिए कि अच्छा करता है। तो हमने इस बात को भी सदन में इस बार पूरी मजबूती से रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, मंत्री जी मौजूद थे विद्युत, उन लोगों ने उसका नोटिस लिया, काम शुरू होने जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। मैं हमेशा बिजली के लिए प्रयासरत रहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं बुनकरों की रोजी रोटी बिजली पे आधारित है। वो बेचारा मजदूर तबका है, उसको लाइट मिलती है तो वो अपना बिनता है और उससे उसको चलती हैं, उसके लूम चलते हैं। मैं सरकार से आज से नहीं, ज़माने से ये मांग कर रहा हूँ और मेरी ये मांग चलती रहेगी। और ऊपर वाले ने चाहा, अगर मुझे मौका मिला और मैं रहा तो मैं इसको करा के ही दम लूँगा। मेरा मानना है कि सिर्फ मुबारक ही पूर्ण नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के बुनकरों को उसी तरह से बिजली मिलना चाहिए जैसे किसानों को मिलती है। उसमें 2 चीज़ होना चाहिए, इसकी सप्लाई इंडस्ट्रियल दर्जे में होना चाहिए, प्रायोरिटी पे होना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्राथमिकता पे, कि इसको आप 24 घंटे लाइट दीजिए।
अगर कभी एक आध घंटे की कटौती हो जाए कोई बात नहीं, मगर समयबद्ध तरीके से इसको आप प्रायोरिटी पे 24 घंटे लाइट दीजिए। और किसान की बात इसलिए कहता हूँ कि उसको सब्सिडी पे लाइट दीजिए, उसको न्यूनतम जो आपका मिनिमम हो सकता है उसको आप दीजिए। पहले मिलती भी थी, 70-72 रुपये में मिलती थी, मगर अभी सरकार को किसी ने गुमराह कर दिया, इस सरकार को, इन्होंने उसको रोक दिया। हालांकि मैंने मंत्री जी से भी आग्रह किया है, सदन में भी कहा है, उन्होंने आश्वस्त भी किया कि हम इस पे काम कर रहे हैं, करेंगे। मेरी एक दिन काफ़ी देर तक बात हुई, सदन चलने से पहले मिल गए, तो मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा भैया इसका भी वो निदान कर दीजिए आप लोग। उन्होंने कहा क्यों परेशान होते हैं विधायक जी, कोई अन्याय नहीं होगा और हम लोग ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे सबको राहत रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग नोटिस लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा ही इस बात का प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ना कि राजनीति मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मेरा मानना है कि हम लोग चुन के जाते इसीलिए हैं कि वी आर द एडवोकेट ऑफ आवर एरिया। हमें अपने लोगों की वकालत वहाँ करनी है, वहाँ उनका पक्ष रखना, वहाँ उनका केस को रखना और मजबूती से रखना है। आज की डेट में मेरे लिए एक और भी बहुत बड़ा प्रायोरिटी की काम आ गया वहाँ पे कि एक्सप्रेस वे बनाया इन लोगों ने। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं अखिलेश जी का भी धन्यवाद, योगी जी का भी धन्यवाद, दोनों ने मिल के बना लिया, बहुत अच्छी बात है। जो अच्छा काम है अच्छा है, मगर एक बहुत बड़ा अन्याय कर दिया इन लोगों ने। और अन्याय इन लोगों ने क्या किया, वो अधिकारियों ने कराया है। भाई मुख्यमंत्री का दोष थोड़ी है उसमें कोई, मुख्यमंत्री की भावना तो अच्छी रहती है कि हम काम कर रहे हैं। इन लोगों ने वहाँ जल की निकासी नहीं किया, 2000 एकड़ से ज़्यादा गाँवों की ज़मीनें डूब गई। आज पूरे साल जो लोग 2-4 बीघा ज़मीन में अपने पूरे साल का अनाज निकाल लेते थे और उससे जीते खाते थे, बेचारे मर रहे हैं। दूसरों से जाते हैं, हम मांगते हैं, हमसे कहते हैं कि साहब हम लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। हमने जाके अभी 3 दिन पहले पूरा घूम घूम के देखा है, बारिश ख़त्म हो गई, ठंड आ गया, नवंबर आ गया, अभी भी घुटनों घुटनों पानी लगा है। अभी भी कई जगह ऐसे हैं कि जहां आप डूब जाएंगे, हाथी डूब जाएगी, पता नहीं चलेगी। कम से कम सैकड़ों लोग, नौजवान बच्चे 20-20, 18-18 साल के डूब के मर गए उसमें, सिर्फ इन्हीं की लापरवाही की वजह से, अधिकारियों की। तो मैं आपसे भी इस बात को निवेदन करूंगा कि आप मेरी आवाज़ को सरकार तक, मीडिया, आप लोग इसका सशक्त साधन है पहुंचाएं, ताकि ये लोग नोटिस लें। और मैं तो सदन चलेगा तो मेरा यही एजेंडा ही है। मैं तो सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि भैया आप इसको एक बार दिखवा लें, हमको आप पे विश्वास है, आपके संज्ञान में आ जाएगा, आपको लगेगा न्याय संगत है, तो जैसा भी हो मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो कराएंगे। बस उनको तक पहुँचने के, और मैं पहुँचाऊँगा, मैं सदन में भी पहुँचाऊँगा, निजी तौर पे भी वहाँ पहुँचाऊँगा। 50 गांव के लोग बर्बाद हो रहे हैं उसमें। सर आखिरी सवाल, हालांकि ये व्यक्तिगत सवाल जैसा है, तमाम विधायक और सांसदों की तनख्वाह वगैरह को लेकर अक्सर हो हल्ला मचता रहता है। हमने सुना है कि आप इसे जब से 10 साल से विधायक हैं, आपने कोई भी पेमेंट या कुछ नहीं लिया, और जो ज़रूरतमंद अपने क्षेत्रों मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र के उन लोगों को दे देते हैं, आप डोनेट कर देते हैं। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हम आपसे ही जानना चाहते हैं। देखिए क्या है कि अब ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया है व्यक्तिगत, इसीलिए। हाँ नहीं, असल में होता क्या कि कभी किसी काम को कह के कहना, करके कहना छोटापन लगता है। मैं आपको एक इसका मुख्तसर में जवाब दे देता हूँ संक्षिप्त में। देखिए मैं एक साधारण छप्पन आदमी हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कोई कहीं का राजा हूँ, लेकिन मैं ऊपर वाला मुझे इतना दे देता है कि मैं अपने बाल बच्चे की परवरिश, अपने परिवार की परवरिश, अपने माँ बाप की परवरिश अपने कारोबार से कर लेता हूँ। मैं राजनीति में शौकिया आया, मुझे शौक़ था कि कुछ इस बहाने हम लोग समाज का काम करेंगे, गरीबों का काम करेंगे। तो मैं चूँकि साधन संपन्न हूँ, मैंने पहले भी जैसा मैंने कहा, तो मैं मेरे नज़दीक ये सब छोटी बातें हैं। जो भी तनख्वाह मिलती है, जो भी मिलता है, मैं चेक के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के, आप पूरे ज़िले में पता कर लें कि मैं उसको बांटता हूँ। मुझे खुशी होती है, मुझे अकाउंट में जो भी पैसा आता है मैं चेक के माध्यम से, किसी की शादी है, किसी को, असल में है क्या बड़े भाई कि जिसके पास है उसको एहसास नहीं है। आप चले जाइए गांव देहात में, लोग 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार के लिए, कोई, हमको मालूम है कि हमें कैंसर है, उस गरीब को पता है मुझे कैंसर है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है देखो कि उसके पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है। तो वो तो हम लोग निधि से कर देते हैं, सरकार को पत्र लिखते हैं, सरकार दे देती है। लेकिन जो हमसे और भी होता है, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया, इस सब चीज़ों में मैं शौक़ से करता हूं, और ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि मालिक ने मुझे ये मौका दिया, मैं कर रहा हूं, मालिक मुझे और मौका दे ताकि मैं और करूं।
और ये राजनीति से कोई मतलब नहीं। मैं कल विधायक नहीं भी रहूँगा तो भी करूँगा, जब मैं विधायक नहीं था उससे पहले भी करता था। यही मेरी इस ज़िले में पहचान है। मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, मैं कहना नहीं चाहता। मैं पार्लियामेंट लड़ा था माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से, देश के बड़े नेताओं में से एक हैं। तो मेरे जैसा फ़कीर लड़ करके अगर 2,68,000 वोट पाया था यहाँ पे, सरकार उनकी थी, सारे लोग थे, सत्ता सरकार का अगर उपयोग ना होता तो मैं हरा देता उनको। मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो मेरी क्या ताकत थी, वही लोग मेरे साथ खड़े होते हैं। जब मेरा वक्त आता है तो वही लोग सीना तान के खड़े होते हैं कि जमाली भाई की बात है, हम लोग उनके साथ हैं। आज भी जनता कहती है कि सारी दुनिया एक तरफ, सारा गठबंधन एक तरफ, जमाली भाई एक तरफ, हम लोग उनके साथ हैं। तो ये हैट्रिक को लेकर भी आपने इंशाल्लाह 100%। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया और मुबारकपुर के विधायक, 2 बार से विधायक हैं, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब से। उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। निश्चित तौर पर ये बातचीत आपको पसंद आएगी। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया।